हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे +1 का अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ ऐसी डेट्स जो किसी भी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनता। तो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक्स हो गया, दे ऑल आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। दे ऑल कम अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल का मतलब क्या हो गया? आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बेसिकली यही चीज़ है। जब आप कोई सेल या परचेज़ करते हैं तो इमीडिएटली कैश ना पे करके आप उनको एक बिल इशू कर देते हैं, करेक्ट। और ये बिल पे आप लेटर ऑन पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक अंडरस्टैंड करें इसके लिए। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि इसके लिए पार्टीज़ कौन सी होंगी, यानी कि जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं तो पार्टीज़ कौन सी होंगी। तो सिंपल से नाम है ड्रॉर, ड्रॉई, पे या एक फोर्थ पार्टी आती है एंडोर्सी, करेक्ट। अब इसको समझते हैं कि ये पहले ड्रॉर कौन है या ड्रॉई कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ड्रॉर वो पर्सन है जो सेल करेगा। सिंपल सी बात है, ऑर्डिनरी बिजनेस में जब कोई सेल करे ही इज़ कॉल्ड टू बी ड्रॉर। और ड्रॉई वो पर्सन है जिस पे बिल ड्रॉ किया जाएगा जो परचेज़ करेगा। मतलब ये वाई और एक्स लेके चलते हैं, ड्रॉर इज़ एक्स और ड्रॉई इज़ वाई, करेक्ट। अब वाई ने क्या किया? ड्रॉर से कुछ परचेज़ किया। तो ड्रॉर ने क्या किया? जब इसको सेल की तो क्योंकि जो क्रेडिट सेल्स की थी इसके लिए इस पर एक बिल ड्रॉ कर दिया। तो जो भी ड्रॉ करेगा ऑर्डिनरी समझ के चले कि इस पर एक बिल बना दिया इस पर, तो ही इज़ कॉल्ड टू बी ड्रॉर। और इसने ये बिल एक्सेप्ट कर लिया कि ओके आई अग्री ऑन सर्टन डेट आई एम रेडी टू पे यू दिस मच ऑफ अमाउंट, तो ही इज़ कॉल्ड टू बी ड्रॉई। जिसने बिल एक्सेप्ट किया ही इज़ कॉल्ड टू बी ड्रॉई, जिसने बिल इस पर ड्रॉ किया था ही इज़ कॉल्ड टू बी ड्रॉर। और ड्रॉर वो पर्सन होगा जो सेलर होगा, ये भी याद रख लें, और ड्रॉई वो पर्सन होगा जो बायर होगा किसी केस में, करेक्ट। तो ये ड्रॉर ड्रॉई होपफुली आपको क्लियर हो गया। अब समटाइम्स क्या होता है कि जो ड्रॉर होता है वो ड्रॉई पे जब एक ड्यू डेट आती है तो वो उसको बोलता है कि मेरे को पेमेंट की जाए। ड्रॉई सेज कि आई एम नॉट अग्री टू पे यू ऑन माई बिहाफ, द पे विल पे यू। पे में भी थर्ड पार्टी हो सकती है जो ड्रॉई का आगे कोई डेटर हो और ड्रॉई उसकी ड्यूटी लगा दे कि आप इसको डायरेक्टली पे कर दें। ड्रॉई हिमसेल्फ कैन बी पे, वो खुद भी पे कर सकते हैं, और वो जिससे उसका पैसा कहीं कोई ड्यू हो या वट एवर रीज़न हो उसके पास, वो बोले कि ये सर्टन Z% ड्रॉर को पेमेंट कर देगा। तो ड्रॉई और पे कैन बी सेम पार्टी। अगर वो खुद पे करता है एक्स को तो सेम पार्टी होगा। अगर वो उसकी ड्यूटी लगा देता है कि थर्ड पर्सन आपको पे करेगा तो इन दैट केस पे विल पे ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉई टू ड्रॉर। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, पे भी क्लियर हो गया होगा होपफुली। आगे चलते हैं हम। ड्रॉर क्लियर है, ड्रॉई क्लियर है, पे क्लियर है। समटाइम्स क्या होता है, कोई इनमें से अपना बिल आगे एंडोर्स कर देता है। एंडोर्स मतलब ट्रांसफ़र कर देता है अपना बिल, करेक्ट। सपोज ड्रॉर ने किसी से, क्रेडिटर से पैसे ले रखे हो, ड्रॉर ने यानी कि सेलर ने या ड्रॉर ने क्रेडिटर से कोई पैसा लिया हो, तो वो क्या कहेगा? वो बोलेगा कि जब ड्यू डेट आएगी, वो ड्रॉई को इंसिस्ट करेगा, जब ड्यू डेट आएगी एक्स इसको इंसिस्ट कर रहा है वाई को कि मेरी जगह पेमेंट मेरे क्रेडिटर को पे कर दो, क्योंकि मैं आपसे लेके उसको पे करूँगा तो मेरे बिहाफ पे आप उसको डायरेक्टली पे कर दें। तो ऐसे केस में जिसको भी बिल ट्रांसफ़र किया जाएगा कि मेरे बिहाफ पे पेमेंट वो रिसीव करेगा, ड्रॉर जो अपनी बिल ट्रांसफ़र कर देगा, दैट पार्टी इज़ कॉल्ड टू बी एंडोर्सी एंड ही इज़ कॉल्ड टू बी एंडोर्सर। एंडोर्सी मतलब जिसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया बिल, एंडोर्सर इज़ द पर्सन हु इज़ ट्रांसफरिंग द बिल, ठीक है। तो ये भी सिंपल सी पॉइंट्स हो गए। तो ही इज़ कॉल्ड टू बी एंडोर्सी। तो कुछ क्वेश्चंस में एंडोर्सी का पॉइंट भी आता है। होपफुली ये ड्रॉर, ड्रॉई, पे, एंडोर्सी आपको सब कुछ क्लियर है। आगे चलते हैं। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इसमें, दैट इज़ ड्यू डेट ऑफ बिल। बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप डेट्स गलत मेंशन कर देते हैं। तो पार्टीज़ अगर अच्छे से क्लियर है तो नेक्स्ट वी हैव इज़ ड्यू डेट ऑफ बिल। तो ड्यू डेट ऑफ बिल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड प्लस डेज ऑफ ग्रेस। डेट ऑफ बिल प्लस पीरियड प्लस डेज ऑफ ग्रेस। अब इसको एग्जाम्पल वाइज लेके चलते हैं। जैसे 1 Feb को एक बिल ड्रॉ हुआ 2017 को, तो पीरियड कितना हुआ उसमें जैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि 2 महीने बाद पेमेंट के लिए बोला गया, तो पीरियड विल बी 2 months, दैट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। तो आपने 2 months मेंशन कर दिए।
अब फर्स्ट फेब से 2 मंथ, और हमेशा याद रखेंगे डेज ऑफ ग्रेस विल ऑलवेज बी 3 डेज, डेज ऑफ ग्रेस विल ऑलवेज बी 3 डेज। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2 मंथ्स इसमें प्लस करेंगे। तो आप फर्स्ट फेब से कैलकुलेट करें 2 मंथ्स, तो आपने कैलकुलेट किया फर्स्ट फेब से, यानी कि फर्स्ट फेब से फर्स्ट मार्च से फर्स्ट अप्रैल, करेक्ट। 2 मंथ्स यहाँ पर हो गए, और फर्स्ट अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, फर्स्ट अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज 4th अप्रैल विल बी योर डेट, करेक्ट। 4th अप्रैल 2017 विल बी योर डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो हमने क्या किया, यहाँ से फेब से 2 महीने काउंट किए, सिर्फ फर्स्ट मार्च, फर्स्ट अप्रैल, और उसमें 3 दिन आगे ग्रेस डेज प्लस कर दिए। ये तो हो गया मंथली। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है डेज वाइज। इसके लिए जब आपको टाइम पीरियड डेज में दिया हो, एक तो आप ये भी याद रखें कि जैन, मार्च, उसके बाद अप्रैल छोड़ के मई, जून छोड़ के जुलाई एंड अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 7 मंथ्स हैं जब आपके पास 31 डेज़ होते हैं। तो ये 31 डेज़ को काउंटिंग में रखें। लीप ईयर में 29 डेज़ होते हैं, अदरवाइज नॉर्मली फेब में 28 डेज़ होते हैं। तो ये सब भी क्लियर होना चाहिए। और यहाँ से हम डेज़ सिंपली कैलकुलेट करेंगे, जैसे 15 जुलाई 2017 30 डेज़, तो 30 डेज़ 15 जुलाई से आप कैलकुलेट करना शुरू करें। जुलाई में 31 डेज़ हैं, करेक्ट। तो 31 में से 15 डेज़ आप निकाल लें, जुलाई में 31 डेज़ में से 15 डेज़ निकाल लें, तो आपके पास बचेंगे 16 डेज़। 16 डेज़ जुलाई के हो गए आपके पास, 15 to 31 यू हैव 16 डेज़, करेक्ट। अब 16 डेज़ वो हो गए, तो आपको 30 डेज़ पूरे करने हैं। तो 16 दिन आपके जुलाई के हो गए, क्योंकि आपने 31 में से 15 निकाल दिया, तो 16 डेज़ यू हैव ऑफ जुलाई। नेक्स्ट आपको 30 डेज़ पूरे करने हैं। 14 दिन आप अगस्त के ले लेंगे, तो 14 डेज़ ऑफ अगस्त हो जाएंगे, तो 30 दिन पूरे हो जाएंगे। आपने 16 डेज़ जुलाई के लिए, 14 डेज़ अगस्त के लिए, तो टोटल विल बी 30 डेज़। तो 14 अगस्त में आप 3 दिन ग्रेस के प्लस कर देंगे, तो रिज़ल्ट विल बी 17 ऑफ अगस्त 2017। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम यहाँ से 15 से आगे एक पूरा महीना नहीं गए, हम यहाँ पर जितने दिन उस मंथ के बचते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। फिर 30 में से जितने वो निकल गए, 30 डेज़ यहाँ बोला गया था, जितने इस मंथ के थे वो सेपरेट कर दो। नेक्स्ट मंथ के जितने लेफ़्ट आउट हैं, 30 में से 16 इसके चले गए, तो 14 हमने अगस्त तक के लिए, प्लस 3 डेज़ ऑफ ग्रेस लिया, तो हमारी डेट निकल के आ जाएगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से इसको बस अंडरस्टैंड करें। क्वेश्चन में जब भी कभी ड्यू डेट कैलकुलेट करनी हो तो प्लस पीरियड प्लस डेज ऑफ ग्रेस मत भूलें। अब सपोज जब आप 3 डेज़ ऑफ ग्रेस लगा के कभी किसी क्वेश्चन में ऐसी डेट आए जो नेशनल हॉलीडे हो, जैसे कि 26 जैन, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो ये 3 नेशनल हॉलीडेज़ जैसे हमें जो ज़्यादा पता है, तो नेशनल हॉलीडेज़ हो या आपका डे संडे फॉल करता हो, वैसे तो डेज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर नेशनल हॉलीडेज़ या संडेज़ काउंटेबल होते हैं जहाँ पर, तो आप एक प्रीसीडिंग डे लेंगे। प्रीसीडिंग कहने का मतलब इफ़ योर डे फॉल्स ऑन 15 अगस्त देन यू विल टेक द डे फॉर पेमेंट एज 14 अगस्त, और इफ़ इट इज़ ऑन 2 अक्टूबर देन यू विल मेक पेमेंट ऑन 1 अक्टूबर। तो एक प्रीसीडिंग एक आगे का दिन आप कैलकुलेट करेंगे इफ़ इट इज़ नेशनल हॉलीडे, करेक्ट। और अगर एमरजेंसी आ जाए, कोई नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए, तो एमरजेंसी के केस में सक्सीडिंग डे होता है हमेशा, करेक्ट। तो कोई ऐसी एमरजेंसी जिस भी डेट को होगी उससे नेक्स्ट सक्सीडिंग डे आप डेट ऑफ पेमेंट काउंट करेंगे। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़रूरी थे। जब तक ये अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज पुट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्रीज को अंडरस्टैंड करेंगे। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए हों ये सारे कॉन्सेप्ट। अगर अच्छा लगे आज का लेक्चर तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।